हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन में लेक्चर नंबर 2 की, जो कि हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा 8th चैप्टर है। तो इसमें हम लोग लेक्चर 2 में बात करेंगे। हमारे पास दो मेन टॉपिक होंगे आज के, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को लेकर, और साथ ही हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटी। लिखा है अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इट मींस दैट एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, उसके पास कोई डायरेक्शन ना हो, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल से समझते हैं बेटा। हमने फर्स्ट एग्जांपल आपको बताया मास। अब देखो, अगर सपोज करते हैं आपसे कोई पूछता है कि आपका मास कितना है, तो आप सीधा कहते हैं मेरा मास है 35 kg। तो बेटा कभी आपसे पलट के पूछा उसने कि किस डायरेक्शन में 35, क्या लेफ्ट में 35, राइट में 35? कभी नहीं पूछा ना। इसका मतलब केवल यहां मैग्नीट्यूड होता है, यहां डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, देयर इज नो नीड टू डायरेक्ट। इसको डायरेक्ट करने की कोई नीड नहीं होती है। सेकंड वन एग्जांपल है हमारे पास वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम में अगर आपसे कोई पूछे कि आप पर डे कितना मिल्क परचेज करते हैं, आप बोलते हैं मैं 2 लीटर मिल्क परचेज करता हूं पर डे। कभी किसी ने पलट के पूछा आपसे कि किस डायरेक्शन में 2 लीटर? नहीं पूछा ना। इसका मतलब यहां केवल मैग्नीट्यूड का रोल प्ले होता है। यहां मैग्नीट्यूड कितना है 35, यहां मैग्नीट्यूड कितना है 2। ठीक है ना, यहां पर डायरेक्शन का कोई रोल प्ले नहीं होता है। तो जिन क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उन क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं क्या? स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर बात है। तो नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट वन हम लोग बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो लिखा है अ क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती होगी। एग्जांपल मैंने सबसे पहला लिखा है फोर्स। क्या लिखा है भाई? फोर्स। अब अगर मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूं बेटा इसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगाओ और इसको मूव करा दो, इसको मूव करा दो, तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होगा स्टूडेंट की तरफ से, सर मुझे ये बताइए कि इसको लेफ्ट में मूव कराना है या राइट में मूव कराना है? मतलब वो मुझसे डायरेक्शन की डिमांड करेगा। क्लियर बात है। फोर्स लगा के इस टेबल को मूव करा दो, जो मेरे सामने अगर कोई टेबल रखी है उस टेबल को मूव करा दो, तो इसका मतलब क्या है? वो सबसे पहले पूछेगा सर किस डायरेक्शन में मूव करा दूं? तो यहां पर डायरेक्शन का रोल प्ले होता है। मतलब 5 न्यूटन का फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा अगर आपको इसे इस राइट साइड में मूव कराना है। तो यहां पर जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसमें डायरेक्शन का रोल प्ले भी होता है। अगर मैं वेट की बात करूं तो बेटा किसी भी पर्सन का वेट ऑलवेज डाउनवर्ड वर्क करता है, तो वेट का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। तो यहां भी डायरेक्शन का रोल प्ले होता है। वेलोसिटी में भी होता है, डिस्प्लेसमेंट में भी होता है। जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पढ़ाएंगे तो बात करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आती है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रोल प्ले होता है। क्लियर बात है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम एक क्वेश्चन यहां पर अराइज करते हैं। क्वेश्चन पेपर में भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेक्टर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्केलर क्वांटिटी। तो अभी हम लोग आपके सामने एक क्वेश्चन अराइज करते हैं। मैं कुछ क्वांटिटीज वहां पर लिखूंगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो क्वांटिटीज में कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है। क्लियर बात है। नाउ देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। तो नाउ स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है हम लोग के पास, आइडेंटिफाई द वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो यहां पर जो वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है आपको आइडेंटिफाई करना है। डेफिनेशन ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि वो क्वांटिटीज जिसमें आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की नीड होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है। जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो सोचो आप लोग किसमें आपको डायरेक्शन की नीड होती है और किसमें नहीं होती है। मैग्नीट्यूड तो सबके पास होगा, नो डाउट। ठीक है ना। तो जो भी आपका आंसर होगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लियर है। हम कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई भी करेंगे।
नाउ अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो नाउ बात कर लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को लेकर। तो पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। लिखा है द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से, जहां से वो अपना मोशन स्टार्ट करता है उसको इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, और जहां पे जाके वो अपना मोशन कंप्लीट करता है उसको फाइनल पोजीशन बोलते हैं। तो डिस्टेंस के बारे में लिखा है इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। मतलब अगर एक कार इस रास्ते से जाती है, अगर कार इस रास्ते से जाती है तो ये जो कंप्लीट पाथ है जिससे उसने एक्चुअली ट्रेवल किया है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्लियर बात है? तो डिस्टेंस के बारे में क्लियर, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। नेक्स्ट वन थिंग, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको कहां से मेजर करना है, डायरेक्शन नहीं देखनी है, जिस पाथ से गया है वही पाथ आपको मेजर कर देना है। तो यहां पर डायरेक्शन नहीं होती है, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। तो भाई जो डिस्टेंस होता है वो मीटर में मेजर करते हैं, तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी दैट विल बी मीटर। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट पर। कहते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, कहते हैं द स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब इससे कोई मैटर नहीं करता कि वो किस रास्ते से गया, यहां से चला था यहां पहुंचा, यहां से सीधी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ला दो, ये जो स्ट्रेट लाइन होगी मैटर नहीं करता है वो कहां से गया, हमें इस डायरेक्शन में ही मेजर करना है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो उसका सीधा सीधा इनिशियल से फाइनल स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात है अभी? तो ये डिफरेंस है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को लेकर। तो अगर स्टूडेंट आपसे कोई ये भी पूछे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो भाई एक तो इनकी डेफिनेशन हो जाएगी, दूसरा आप स्केलर और वेक्टर को लेकर भी बता सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को लेकर। हमारे पास 2 फैक्चुअल नोट्स हैं, उन नोट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्लियर बात है? तो नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं उन इंपॉर्टेंट नोट के बारे में जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को लेकर। तो यहां से बहुत बार एक क्वेश्चन आता है पेपर में, एमसीक्यूज भी यहां से आता है। कौन सा एमसीक्यू आता है अभी बताते हैं आपको। कहते हैं इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास। क्या इंपॉर्टेंट नोट है? कहते हैं इफ द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट अचीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। मतलब सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से चलता है और वो घूमकर वापस कहां आ जाता है, इसी ए पॉइंट पर आ जाता है। मतलब इसका जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो दोनों एक ही जगह पर है। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट कहता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट कहता है इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। भाई इनिशियल फाइनल एक ही जगह पर है तो इनके बीच में तो डिस्टेंस कुछ भी नहीं आएगा, दैट इज आंसर विल बी जीरो। मतलब यह है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। मान लो सपोज करते हैं मैं अपने घर से कॉलेज जाता हूं, कॉलेज से फिर वापस आ जाता हूं, तो वापस आने के बाद मैं घर से चला था, घर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो होगा। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा इस कंडीशन में, क्योंकि अगर मैं 5 किलोमीटर जाता हूं 5 किलोमीटर आता हूं तो एक्चुअल में जो पाथ मैंने ट्रेवल किया है वो 10 किलोमीटर है, उस कंडीशन में डिस्टेंस मेरा 10 किलोमीटर होगा। यहां से एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सम डिस्टेंस देन इज इट पॉसिबल द ऑब्जेक्ट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आप आंसर दे सकते हो यस इट इज पॉसिबल इफ एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सम डिस्टेंस एंड रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन वापस आ जाता है तो उसका डिस्टेंस तो आएगा बट डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। नेक्स्ट वन कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट अचीव्ड। भाई देखो अगर मान लो सपोज करते हैं ये ए पॉइंट है और ए से बी है, गया था कहां से, यहां से गया था, तो बेटा ये जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज इस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा भाई?
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की तो डेफिनेशन कहती है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये तो सबसे छोटा है। हाँ, एक कंडीशन में मैंने ये भी लिखा है कि इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब हो सकता है? जब वो ए टू बी सीधा लाए, सीधा ए टू बी जाए, तो यहां पर डिस्टेंस भी यही होगा क्योंकि एक्चुअल में भी यही ट्रेवल किया है, और बेटा डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। बात समझ में आती है? तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को लेकर बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूं वो क्वेश्चन क्या आता है, एमसीक्यूज में आता है। याद रखना बेटा कि अगर आपसे कोई डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछे, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपको बताना है बेटा कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिस्टेंस अपॉन नीचे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो ये ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। ये रेशो पूछा जाता है, ये रेशो पूछा जाता है। कई बार ऑप्शन होते हैं डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग इन्हीं को देखकर कैरी कर सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन भी जो है वो मिलते रहे। नाउ स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वन लेक्चर में।